तो जब भी हम इतिहास की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में भोपाल में हुआ वह दिल दहला देने वाला घटना ही याद आता है। लेकिन बहुत लोगों को बस इतना ही पता है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 के रात भोपाल में केमिकल गैस लीक हुआ था, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। बट हमें यह नहीं पता है कि वह गैस लीक के चलते आज भी वहां के लोग परेशान हैं और हमेशा जस्टिस की डिमांड करते हैं। हमें यह नहीं पता है कि आज भी उस एरिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें से लगभग 80 से 90% किसी न किसी फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। तो एक बार सोचिए कि यह कितना ज्यादा भयानक रहा होगा उनके लिए जिन्होंने वह सिचुएशन फेस किया होगा। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल में भोपाल गैस ट्रेजेडी को। तो 1969 में भारत में एक अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड यूसीएल ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी भोपाल में, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से, जिसे यूसीआईएल भी कहते हैं। और यह कंपनी उस समय पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही, जिसके चलते 49.1% स्टेक इस कंपनी का इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल थी, उसने भी खरीद रखा था। और इस कंपनी को ओपन किया गया था पेस्टिसाइड सेविन बनाने के लिए, और इसे लॉन्च करने के लिए एक नाम भी खोज रहे थे जिस नाम पर ब्रांड बन सके। तो उन लोगों ने इस सेविन के प्रोडक्ट के ऊपर कार्बाइल नाम का लेबल लगाकर लॉन्च किया। बट इसे बनाने के लिए एक बहुत ही डेंजरस गैस का यूज करते थे, MIC। और जैसे मैंने बताया कि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो शुरुआत में यूसीआईएल कंपनी इस गैस को बाहर से मंगाती थी, जैसे अमेरिका और भी दूसरे कंट्रीज से। और ऐसे ही जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब समय आया 1980 का, जब यूसीआईएल कंपनी को लॉस होने लगा, बिकॉज यूसीआईएल कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर थे वो सेम प्रोडक्ट को इनसे सस्ते में बेच रहे थे, जिसके कारण यूसीआईएल कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा। तब इन्हें तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना ही था। अगर इन्हें इस मार्केट में सरवाइव करना था तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, और इस डिसीजन का परिणाम आज तक भोपाल के लोग सह रहे हैं। तो कंपनी ने यह डिसीजन लिया कि जो MIC गैस लाने में कॉस्ट लग रहा है उससे कम कॉस्ट में यह MIC गैस इंडिया में बना सकते हैं। और इन लोगों को तो पैसे बचाने ही थे, पर इंडिया और भोपाल शायद इसके लिए उस टाइम पर तैयार नहीं था। बट फिर भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया MIC गैस इंडिया में बनाने के लिए। और गवर्नमेंट को पता नहीं था कि यह डिसीजन आगे चलकर क्या कोहराम मचाएगा भोपाल में। और कंपनी को एक प्रॉपर रेस्क्यू प्लान बनाने को कहा गया कि अगर कोई भी डेंजरस सिचुएशन आए तो आम आदमी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट कंपनी ने इसे प्रॉपर इग्नोर किया और कोई प्लान नहीं बनाया, और सेफ्टी पर भी एक्सपेंड करना बंद कर दिया। अगर कोई पाइप्स खराब हो जाते तो उन्हें रिप्लेस करने की जगह पर उसे ही काम चलाने लायक बना देते थे, या कोई लोकल पाइप से रिप्लेस कर देते थे। पूरे तरीके से सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, पूरा इग्नोर कर रहे थे। और ऐसे ही समय बीतता गया। बट इनके बीच बहुत बार थोड़े थोड़े गैस लीक हुए, जिसके अगेंस्ट लोग कंप्लेन कर रहे थे, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। जैसे 1976 में 2 लोकल ट्रेड यूनियन ने कंप्लेन किया पोल्यूशन रिलेटेड, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे ही 1981 में एक वर्कर एक्सीडेंटली फोस्जिन गैस के चपेट में आ गया। फोस्जिन गैस जिसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किया था, और उस वर्कर का जॉब मेंटेनेंस करना था। और जब वो फोस्जिन गैस के चपेट में आया तब वह पैनिक हो गया और उसने अपना गैस मास्क उतार दिया और अधिक मात्रा में फोस्जिन गैस अपने अंदर ले लिया, और अगले 72 घंटे में उसकी डेथ हो गई। और जब इतना सब हो रहा था तब लोगों ने नोटिस नहीं किया, तो किया था सबसे पहले ट्रेड यूनियन के लोगों ने नोटिस किया इनका सेफ्टी सिस्टम बहुत ही बेकार है, कोई रिकवरी प्लान नहीं है इनके पास। तब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पर कंपनी ने उन्हें उनके जॉब से निकाल कर उस बात को वहीं पर दबा दिया और उन लोगों के डिमांड को पूरा नहीं किया। पर मैंने आपको बताया था 1981 में एक वर्कर की डेथ हुई थी फोस्जिन गैस के चपेट में आने के कारण से। उसका नाम मोहम्मद अशरफ था और वह इस इशू को डीपली जांचना चाहता था, पर उसकी पहले ही डेथ हो गई। पर उसने अपने फ्रेंड राजकुमार केसवानी को उसके बारे में बता दिया था, और यह एक जर्नलिस्ट थे। और उस वर्कर ने कहा था कि बहुत जल्द चांस है कि MIC गैस लीक हो सकती है। और जब राजकुमार केसवानी को पता चला कि उनके दोस्त की डेथ उसी फैक्ट्री में हुई है, तो उन्होंने इसे जांच करने को सोचा और राजकुमार केसवानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे और इंटरनल इंफॉर्मेशन पता लगाया। और केसवानी को 2 लोगों के बारे में पता चला जिन्हें कंपनी ने फायर कर दिया था।
एक बशीरुल्लाह और दूसरे शंकर मालविया थे, और इन दोनों ने राजकुमार केसवनी का बहुत मदद किया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। और उसके बाद केसवनी ने लगभग 9 महीने लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक स्मॉल वीकली पेपर रफ्त में हेडलाइन छपवाया, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर से उन्होंने एक बार और कोशिश किया और 2 आर्टिकल और छपवाए। एक अक्टूबर को जिसका हेडलाइन था ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा भोपाल, और दूसरा 8 अक्टूबर को जिसका हेडलाइन था ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। इतना सब करने के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कंपनी ने अपनी सेफ्टी बढ़ाई। और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि MIC गैस बहुत जल्द ही लीक होने वाला है। तो भोपाल UCIL फैक्ट्री में 3 टैंक अंडरग्राउंड लगाए गए थे जिसमें MIC गैस को स्टोर किया करते थे। टैंक्स का नाम था E610, E611, E619। और ये जो E610 और E611 टैंक्स है, इनमें MIC गैस 60% से अधिक नहीं भरना था फॉर द सेफ्टी कंसर्न। और जो तीसरा टैंक E619 था उसे खाली ही रखना था इमरजेंसी में यूज करने के लिए। और सभी टैंक्स को प्रेशराइज करने के लिए नाइट्रोजन गैस से कवर कर दिया गया था। तीनों टैंक्स में से 2 पाइप निकाले गए थे। एक पाइप सभी टॉक्सिक गैसेस को टैंक से बाहर निकाल कर जला देता था और दूसरे पाइप से नाइट्रोजन गैस डाला जाता था जिससे MIC गैस पंप रहे। लेकिन उस रात दोनों टैंकों में 60% से अधिक MIC गैस भरा गया था और जो तीसरा टैंक खाली रखना था उसमें भी MIC गैस को भरा गया था। और रात को 9 बजे जब वर्कर्स पाइप को क्लीन करने के लिए गए, जिस पाइप से नाइट्रोजन गैस डाला जाता था टैंक में, उसे रोज क्लीन करते थे। पर उस रात जब वर्कर्स ने पाइप में पानी डाला तो देखा कि दूसरी साइड से पानी नहीं आ रहा है। तो वर्कर्स को लगा कि कोई फिल्टर खराब होगा, तो उन्होंने पूरे फिल्टर को क्लीन किया और फिर से पानी डालने लगे, पर फिर भी पानी दूसरे साइड से नहीं आ रहा था। और उस समय तक भोपाल में MIC गैस बनाना बंद कर दिया था कंपनी ने। और फिर वर्कर्स गए अपने सुपरवाइजर के पास और सब कुछ बताया, तो सुपरवाइजर ने उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और वर्कर्स को कहा तुम उसमें पानी भरने दो, अगले शिफ्ट में जो वर्कर्स आएंगे वो पानी को बंद कर देंगे। लेकिन कुछ समय बाद पानी E610 टैंक में चला गया। मैं एक और चीज बताऊं तो अगर MIC गैस पानी के संपर्क में आता है तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। अगर MIC गैस केवल एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो भी सेम रिएक्शन होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में भी पानी रहता है। और जब पानी E610 टैंक में चला गया तब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पहले तो टैंक में प्रेशर नॉर्मली बढ़ रहा था, जैसे रात के 10:30 तक 2 PSI, और अगले 30 मिनट में यह प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया 10 PSI तक। और उसी समय पर 2 सीनियर रिफाइनरी एम्प्लॉय ने अज्यूम किया कि जो टैंक का प्रेशर रीडिंग स्केल है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है। तो इन दोनों ने भी इसे इग्नोर किया और लगभग रात के 11:30 में वर्कर्स जो MIC एरिया में थे उन्होंने माइनर एक्सपोजर की आवाज सुनी और उसके बाद उन्होंने MIC गैस कहां से लीक कर रहा है उसे ढूंढने चले गए। और रात के 11:45 में उन्हें मिल गया कि कहां से MIC गैस लीक कर रहा है। और उसके बाद ये सभी लोग सुपरवाइजर्स के पास गए और सुपरवाइजर्स को गैस लीक के बारे में बताया। तो सुपरवाइजर्स गए और देखा कहां से गैस लीक कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि टी ब्रेक होने वाला है, तो टी ब्रेक के बाद इसे देखते हैं। और उस समय जो एम्प्लॉइज ड्यूटी पर थे उनसे कहा गया कि तुम सब गैस लीक वाले जगह पर ध्यान देना। और टी ब्रेक खत्म हुआ 12:40 AM पर और E610 टैंक में रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह क्रिटिकल स्टेट में पहुंच चुका था और वह अब किसी भी इंसान के बस का नहीं था उस रिएक्शन को रोक सके। और जस्ट 5 मिनट में अलार्म बहुत तेजी से बजने लगा। टेम्परेचर कैलकुलेट करने वाला स्केल मैक्स आउट हो चुका था और टैंक का प्रेशर बढ़कर 40 PSI तक पहुंच गया था। और एक एम्प्लॉई बताता है कि जो टैंक था उसके ऊपर कंक्रीट लगाया गया था और वह सभी क्रैक हो चुके थे और टैंक की प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होए जा रहा था और यह 55 PSI तक चला गया। और उसके बाद MIC गैस एटमॉस्फेयर में आने लगा। 1 घंटे के भीतर 30 टन MIC गैस एटमॉस्फेयर में मिल चुका था और 2 घंटे के अंदर 40 टन MIC गैस एटमॉस्फेयर में मिल गया। और उस समय पर भोपाल में सभी लोग सो रहे थे और अगले दिन की तैयारी में थे। पर कुछ ही समय बाद सभी खांसने लगे, सभी लोगों के आंख में जलन होने लगा, कुछ लोगों को सांस
सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। और जब उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स को पता नहीं था कि क्या हुआ है। जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम था उन्हें ऑक्सीजन देने लगे, जिससे यह MIC गैस रिएक्शन कर जा रहा था और लोग मर रहे थे। और यह पूरा भयानक मंजर था जिससे सोचकर ही आदमी की रूह कांप उठे। और गवर्नमेंट बताती है कि केवल 2 से 3 हजार लोगों की डेथ हुई थी, बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट का डाटा हमेशा छुपाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं कि उस रात को 10 से 15 हजार लोगों की डेथ हुई थी। और इसके बाद जब लोगों ने जस्टिस का डिमांड किया तो बस केस खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।